बाकी देखिए, दुनिया की तो एक ही रीत है, उस पे मैं आपको एक शेर सुना सकता हूँ। वो ये है कि ताल्लुक़ कौन रखता है किसी नाकाम से, लेकिन ताल्लुक़ कौन रखता है किसी नाकाम से, लेकिन मिले जो कामयाबी सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं जी। मेरी खूबी पे रहते हैं यहाँ अहले ज़ुबां खामोश, जी। और मेरे ऐबों पे चर्चा हो तो गूंगे बोल पड़ते हैं। ये जो बुक्स हैं ये मेरी हिस्ट्री की बुक्स हैं। एक्चुअली मेरा हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल पेपर है, तो ये एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री की है। ये विपिन चंद्र सर की बुक है, डी.एन. झा सर की, सतीश चंद्र सर की बुक है। वो ये है कि तुंदी बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाव, तुंदी बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाव, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मतलब जो उकाव है बाज, यानी प्रचंड हवाएं जो तेज़ चलती हैं, जो बाज है तो बाज उन प्रचंड तेज़ तूफ़ानों से नहीं घबराता है, वो उनसे भी ऊंचा उड़ जाता है आसमान में। तो आसमान में वर्षा तेज़ तूफ़ान नीचे रहते हैं, वो उनसे ऊपर उठ के तैयारी करता है। हैं जिनका मैं यूज़ करता हूँ रिवीजन के लिए, जैसे कि देखिए इंडियन हिस्ट्री का चार्ट है, इसमें ये एंशिएंट हिस्ट्री का है, और आगे ये ऋग्वैदिक टाइम, सिंधु सिविलाइजेशन का, जैन और बौद्ध धर्म का। आज के दौर में निर्भरता कोचिंग पे उतनी बची नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि खुद से तैयारी करके और अच्छे से अपना टाइम टेबल और डिसिप्लिन तरीके से हम कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको अपने रूम का टूर देता हूँ, तो आइए। गाइज़, ये मैंने लगा रखा है यहाँ पे वर्ड मैप। दरअसल क्या है कि हम जब, ये मेरी टेबल है और ये चेयर है, मैं यहाँ पे बैठता हूँ, तो सामने जब भी ज्योग्राफी है या फिर और दूसरे सब्जेक्ट्स हैं तो उनको तैयार करने के दौरान जो है मैप का सहारा हम ले लेते हैं। ये मेरी कुछ बुक्स हैं टेबल्स पे रखी हुई। ये मेरा आईपैड है, इसमें ऑनलाइन क्लासेस वगैरह रहती हैं, और ये मैंने कुछ स्टिकी नोट्स लगा रखे हैं जिसमें मेरे कुछ टारगेट्स हैं और इसके साथ साथ कुछ कोटेशंस हैं। जैसे कि आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए, ये एक लिखी है, ये उसेन बोल्ट सर हैं जो हमारे धावक रहे हैं, उनकी है कि आई कैन नॉट स्लीप इन डे बिकॉज माई कॉम्पिटिटर इज़ प्रैक्टिसिंग, एंड आई कैन नॉट स्लीप एट नाइट बिकॉज दिस इज़ द ओनली टाइम व्हेन आई कैन मूव अहेड। तो ये बहुत मोटिवेटिंग कोट लगती है मुझे, तो मैंने इसको लगाया है यहाँ पे। और ये एक बहुत अच्छी, एक मेरे सर हैं, उन्होंने मुझे ये सुनाई थी एक बार, तो इससे मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ। ये है कि तुंदी बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाव, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मतलब इसमें उकाव मतलब बाज है, कि बाज जो ऊंची और तूफ़ानी हवाएं हैं उनसे ना घबराते हमें लगातार आगे बढ़ते रहना है। और इस तरीके से मैंने अपने रूम को, अपनी टेबल को और अपनी चेयर को अरेंज किया है। ये मेरे कुछ नोट्स हैं जो मैं अभी इस दौरान पढ़ रहा हूँ। ये कुछ चार्ट्स हैं जिनका मैं यूज़ करता हूँ रिवीजन के लिए। जैसे कि देखिए इंडियन हिस्ट्री का चार्ट है, इसमें ये एंशिएंट हिस्ट्री का है, और आगे ये ऋग्वैदिक टाइम, सिंधु सिविलाइजेशन का, जैन और बौद्ध धर्म का। ये रिवीजन के लिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। आइए गाइस, मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये मेरा बेड है जिसपे मैं सोता हूँ। गाइस, ये इंडिया का है प्राकृतिक मैप। कभी कभी क्या होता है कि हम यहाँ रूम में घूमते हैं, जब पढ़ाई से बोर होते हैं तो मैप्स आंखों के सामने रहता है, तो इससे जो नेचुरल बाउंड्रीज़ हैं सारे का सारा रिवीजन होता रहता है। आइए आपको मैं बुक शेल्फ की तरफ लेके चलता हूँ। गाइस, इन बुक्स को आप ध्यान से देखिए। ये जो बुक्स हैं ये मेरी हिस्ट्री की बुक्स हैं। एक्चुअली मेरा हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल पेपर है, तो ये एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री की है। ये विपिन चंद्र सर की बुक है, डी.एन. झा सर की, सतीश चंद्र सर की बुक है। ये एक बुक जो मेरी फेवरेट है। एक्चुअली क्या होता है, मैं बोर होता हूँ या फिर बहुत जब पढ़ाई का मन नहीं करता है, तो ये ओशो की किताब है, इसको मैं पढ़ता हूँ। इसको मैंने, वो मेरी रिकमेंडेड है, पर्सनली रिकमेंडेड है ये। बाकी सारी सर बुक्स हैं, ये एथिक्स की बुक है। सबसे पहले भैया अपना नाम, एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम अंकित गंगवार है और मेरी ग्रेजुएशन ही हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हुई है, और बाकी उसके अलावा मैंने पीजी और नेट वगैरह भी कर रखा है। जी, तो अब भैया बात करते हैं जैसे कि आपने कौन कौन से एग्ज़ाम दिए, वो एग्ज़ाम का क्या रिजल्ट रहा आपका, और इसके अलावा आपने जैसे कि यूपीएससी के अलावा कोई प्लान भी रखा है? देखिए, मेरा मेन फोकस तो यूपीएससी को ही है, स्पेशली फॉर सिविल सर्विसेज, और स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम्स भी देता हूँ मैं। प्री और मेंस वगैरह मैंने लिखे हैं, लेकिन अंतिम सफलता मुझे अभी तक नहीं मिली है। बाकी अभी एक एग्ज़ाम मेरा पीसीएस लोअर का है, उसके रिज़ल्ट्स अभी आने हैं, आंसर कीज़ वगैरह आ गए हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा 90% चांसेस हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएगा सिलेक्शन। जी, तो बात करें जैसे कि भैया आप जब दिल्ली आए होगे, नए आए होगे, तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस का फोकस करना पड़ेगा, रूम से लेकर, मार्केट से लेकर, और रिसोर्सेज यूपीएससी के जैसे कोर्स वगैरह होते, कुछ पता ही नहीं था हमें क्या पढ़ना है, तो आपने रिसोर्सेज कैसे कलेक्ट किए, क्या किया आपने? दरअसल मुझे इस बात का फ़ायदा रहा कि मेरी पढ़ाई यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में रही, तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो दिल्ली के थे, लोकलाइट्स थे, तो उस वजह से मुझे काफ़ी सहूलियत रही। बाकी यहाँ पे आके मैंने सारी कोचिंग्स में देखा, कोचिंग्स में पता किया, उसके बाद मैंने कोचिंग भी मैंने की थी। और मेन दिक्कत जो रहने और खाने की होती है वो तो मेरी उस तरीके से नहीं हो पाई, क्योंकि मैं दिल्ली में ही मेरी ग्रेजुएशन वाली पढ़ाई हुई,
और जहाँ तक बात है रिसोर्स कलेक्शन की और किताबों की, तो उसमें बहुत बड़ा गाइडेंस एक तो मुझे कोचिंग से भी मिला, ऑनलाइन मेंटरशिप भी है, और बाकी अपने दिल्ली में मुखर्जी नगर है, ये सारे इलाके हैं जहाँ बहुत सारे बुक स्टोर्स हैं, तो वहाँ जाके हम एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत सारी किताबों को और बहुत सारी तो चीज़ें। भैया आपने अभी कोई यूपीएससी का कोचिंग ले रखा है या सेल्फ स्टडी करते हैं? अभी फ़िलहाल मेरी सेल्फ स्टडी है और मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी जो है वो काफ़ी कारगर है इस चीज़ में। तो आपने कोई यूपीएससी का कोचिंग लेने का सोचा है कि इसके पहले आप ले चुके हैं? मैंने कोचिंग ली है, लेकिन मेरा जो अनुभव बना है वो यही है कि कोचिंग यूपीएससी जिस तरीके से लगातार अपना नेचर बदल रहा है और जो उसका डायनेमिज्म नेचर है, लगातार परीक्षाओं की प्रगति में बदलाव आ रहा है, तो कोई कोचिंग उसको ट्रैक नहीं कर पा रहा है। और अगर आप अनुशासित हैं और अगर आप खुद से अनुशासित रह के पूरी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। और आज के दौर में जो सूचना क्रांति का दौर है, उसमें एक ऑनलाइन मेंटरशिप की भी बाढ़ आ चुकी है। बहुत सारे टीचर्स हैं, ट्यूटर्स हैं, लगभग सारी कोचिंग्स भी ऑनलाइन आपको मेंटरशिप दे रही हैं। तो या तो आप ऑनलाइन, या फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं जो पूरी तरीके से सफल छात्र हैं, वो बहुत सारा निर्देशन दे देते हैं हमें यूट्यूब के माध्यम से या कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो हम आज के दौर में निर्भरता कोचिंग पे उतनी बची नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि खुद से तैयारी करके और अच्छे से अपना टाइम टेबल और डिसिप्लिन तरीके से हम कर सकते हैं। तो भैया बात कर रहे हैं कि आपने जैसे पिछला अटैम्प्ट दिया था तो आपका मेंस नहीं हुआ था, तो आपको क्या रियलाइज हुआ कि मैंने ये गलतियाँ की मेंस लिखने में, तो मेरा फाइनल इंटरव्यू तक मैं अपेयर नहीं हो पाया? दरअसल ये बहुत सारी गलतियाँ हो गई थी। क्या होता है कि कोई विषय हमें बहुत पसंद होता है तो हम उसको बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं। किसी किसी विषय में क्या होता है कि हमें कम पसंद होता है, हम उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इस तैयारी में जो हमें सबसे खास बात याद रखनी है कि वो ये कि आपकी तैयारी पूरी तरीके से संतुलित हो, सारे विषयों को आप बराबर तवज्जो दें और अपनी स्ट्रैटेजी को एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएं, जिससे कि आप कितने अंकों के प्रश्न हैं और किस विषय में आपका एक्सपर्टाइज़ है, उस विषय में आप उतना ही ध्यान दें। जिस विषय में आपकी जानकारी कम है उसको विषय को बढ़ाएं। जो मेन इसमें रणनीति है वो ये संतुलन आपको साधना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी विषय को बहुत ज़्यादा पढ़ लें, किसी के विषय को बहुत कम पढ़ लें। और मेरी आगे की रणनीति में भी जो मैंने सुधार किया वो इसी तरीके से है कि किसी एक विषय पे ऊपर बहुत ज़्यादा समय ना लगा के सभी विषयों को समान मात्रा में और सही तरीके से समय दिया जाए, तो अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो बात करें भैया, जैसे कि आप जो अगला अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो उसके लिए आप क्या स्ट्रेटजी अभी फॉलो करते हैं कि मेंस की अभी साथ में प्रिपरेशन करते हैं कि प्री की करते हैं? दरअसल क्या है, प्रिपरेशन जो है यूपीएससी की प्री कम मेंस की तैयारी है। और अभी जो टाइम चल रहा है इसमें हम मुख्य तौर पे मेंस के लिए और प्री के लिए, दोनों के लिए हम टाइम को एलोकेट कर सकते हैं। अभी जो टाइम का एक बड़ा हिस्सा है वो हम अपनी मेंस तैयारी में लगाएं, और लेकिन साथ साथ जो मॉक टेस्ट हैं और टेस्ट सीरीज़ हैं पीटी की, क्योंकि पीटी इस समय के दौर में पास करना बहुत मुश्किल टास्क बन चुका है। तो प्री की टेस्ट सीरीज़ हैं जो मार्केट में हम टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। अगर आपने किसी कोचिंग से सब्सक्राइब कर रखी है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप प्री पे फोकस्ड हैं या सिर्फ आप मेंस पे फोकस्ड हैं। आपकी तैयारी साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए, दोनों पे बराबर बैलेंस, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस आपकी लगातार चलती रहे, तभी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। तो भैया आपने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रखा है? मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर है मेरा, क्योंकि दरअसल मेरी जो पढ़ाई है ग्रेजुएशन की, मैंने हिस्ट्री ऑनर्स किया। तो हिस्ट्री ऑनर्स में मेरा हिस्ट्री विषय रहा 3 सालों तक, तो मैंने उसी विषय को अपने ऑप्शनल पेपर में रखा है और उसी को मैं तैयार कर रहा हूँ। बात करें हिस्ट्री की, तो आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट ही क्यों चूज़ किया कि मेरी प्रिपरेशन में कितनी हेल्प करेगा? दरअसल क्या है, हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम जीएस पेपर 1 में पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर लिखने का एक ये फ़ायदा तो है ही कि आपका जीएस पेपर 1 का एक बहुत बड़ा हिस्सा तैयार हो जाता है। साथ ही साथ हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर मैंने इसलिए भी लिखा क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन, पीजी और नेट, ये सारी परीक्षाएं भी मैंने इतिहास विषय से की हैं। तो इतिहास विषय में मेरा काफ़ी सहज भी रहा हूँ, और हिस्ट्री चूँकि रुचिकर तो है ही मेरे लिए, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है पढ़ना। तो इंटरेस्ट भी है और मेरा डिसिप्लिन भी रहा है, पढ़ाई मेरी ग्रेजुएशन भी उसी में रही है। तो इस वजह से मैंने हिस्ट्री को चुना है किसी नए विषय को लेने की बजाय। जी, तो बात करें जैसे कि भैया आपने स्टेट पीसीएस भी दिए, आपने बताया कि मेरा उसमें हो जाएगा, तो आप यूपीएससी का भी प्रिपरेशन करते हैं, तो क्या स्टेट पीसीएस वगैरह के लिए कुछ अलग से पढ़ना पड़ता है कि यूपीएससी वाला जो एस्पिरेंट है वो वही पढ़ के निकाल देगा? देखिए, स्टेट पीएससी में और यूपीएससी में बहुत सारे अंतर्स हैं। खासकर अगर मैं यूपी से हूँ तो मैं यूपी की बात कर सकता हूँ आपसे कि यूपी जो पीएससी है और यूपी का स्टेट पीएससी जो है और जो यूपीएससी है, उसमें मुख्य तौर पर तो ये अंतर रहता है कि यूपीएससी का जो पेपर है वो बहुत हद तक फैक्चुअल बेस्ड नहीं है। वो मुख्य रूप से एनालिटिक्स पे डिपेंड करता है। आपका कितने विश्लेषणात्मक प्रश्न आते हैं, आपकी विश्लेषण क्षमता कैसी है, आप प्रश्नों को कितना समझ पाते हैं, आपकी बोधगम्य क्षमता कितनी है, आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी कितनी है, ये सब बातें यूपीएससी मेन फोकस रखता है। जबकि जो स्टेट पीएससी होते हैं उनमें
फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का बहुत बम्बार्डिंग रहती है, आपकी फैक्ट्स बहुत शार्प होने चाहिए, कंसेप्ट के साथ साथ आपको फैक्ट्स बहुत रटे हुए होने चाहिए। तो नेचर में बहुत डिफरेंस है। सिलेबस तो चूँकि सेम है, ऑप्शन पेपर का भी सेम है, प्री का भी सेम है, मेंस का भी सेम है, लेकिन जो उनके पेपर का नेचर है उसमें बहुत बड़ा बदलाव है। नेचर में ये बदलाव है कि एक में पूरी तरीके से एनालिसिस और कंसेप्चुअल क्लैरिटी की मांग करता है, और दूसरा पूरी तरीके से बहुत काफ़ी हद तक फैक्चुअल कंटेंट पे वो रिलाई करता है। जी, तो बात करें जैसे कि करंट अफेयर वगैरह की काफ़ी महत्वपूर्ण रोल माना जाता है, यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस वगैरह है, तो आप करंट अफेयर का कोई किसी कोचिंग का मैगजीन या कोई नीच पेपर फॉलो वगैरह क्या करते हैं? देखिए, करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जो बहुत डायनेमिक है और वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ना केवल प्री में बल्कि मेंस में भी करंट अफेयर्स को आप किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। करंट अफेयर्स के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं पर्सनली आप न्यूज़पेपर देख सकते हैं रोज़, साथ साथ एक कोई भी मंथली मैगजीन्स आती है, आप किसी भी कोचिंग की ले सकते हैं, चाहे विजन आईएएस की ले सकते हैं, या इनसाइट आईएएस की ले सकते हैं, या दृष्टि आईएएस की ले सकते हैं, जिस भी मैगजीन की भाषा में आप सहज हों। कंटेंट तो ऑलमोस्ट सबका सेम ही रहता है, उलट फेर करके, लेकिन एक मैगजीन्स, और आज के दौर में क्या है कि बहुत सारी कोचिंग की वेबसाइट्स आ चुकी हैं, तो उनकी आपकी वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं आप। तो करंट अफेयर्स पे फोकस जो है एक मैगजीन्स और न्यूज़पेपर से हम रख सकते हैं, और इसका बहुत रोल प्ले है। साथ साथ हम एक काम और कर सकते हैं करंट अफेयर्स में कि आपको जो ज़रूरी करंट अफेयर्स सकता है, अगर आप डिजिटल नोट्स बनाते हैं तो उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं, या आप मैगजीन से पढ़ते हैं तो आप उसमें अंडरलाइन कर सकते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या हमारे साथ ये हो जाती है कि जब हम परीक्षा देने को आते हैं तो करंट अफेयर्स का हमारे पास बहुत सारा इकट्ठा मटेरियल हो जाता है, तो उसको हम इतना कंसाइज बनाएं कि हम उसका रिवीजन भी कर पाएँ। क्योंकि रिवीजन आप नहीं करेंगे, आपने बहुत सारा पढ़ रखा है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए इस तरीके से आप करंट अफेयर्स को करें कि एंड में जाके आपका रिवीजन भी हो पाए, और उस करंट अफेयर्स को आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग में इस्तेमाल भी कर पाएँ। तो ये करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। तो बात करें भैया टाइम टेबल की, तो टाइम टेबल आप क्या फॉलो करते हैं? देखिए, टाइम टेबल में क्या होता है कि मैं तो सुबह जल्दी उठने में यकीन रखता हूँ। बहुत सारे लोग रात को पढ़ाई करते हैं तो वो जल्दी सुबह नहीं उठ पाते हैं, तो मेरा तो ये है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ 6 बजे के आसपास, और उसके बाद लगभग 8 बजे से मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर देता हूँ। 8 से लेके मैं दरअसल अपनी पूरी पढ़ाई को 3 शिफ्ट में करता हूँ। तो पहली मैं शिफ्ट लेता हूँ 3-3.5 घंटे की, लगभग 8 से 11:30 बजे तक। उसके बाद खाना पीना वगैरह जो हो जाता है, और सेकंड शिफ्ट में लेता हूँ, और एक तीसरी शिफ्ट लेता हूँ। सेकंड शिफ्ट में लेता हूँ लगभग 1.5-2 घंटे का गैप लेके 11:30 के बाद 1:30 बजे से लेके लगभग 3:30-4 बजे तक, और शाम को रात की पढ़ाई लगभग 6-7 बजे से लेके रात में 9-10 बजे तक। और 10 बजे के बाद मैं जल्दी सोने में यकीन रखता हूँ ताकि सुबह फिर अब जल्दी से उठ पाऊँ। तो 3 शिफ्ट में पढ़ाई करने से क्या होता है कि एक तो आप 3 अलग अलग चीज़ों को पढ़ सकते हैं, दूसरा आप में बहुत बोरियत नहीं आती है, और एक तीसरा ये होता है कि बहुत आप लंबी सिटिंग करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। तो अगर आप उसी शिफ्ट को कई हिस्सों में बांट के करते हैं तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत निकल के आती है। जी, तो जैसे कि भैया जो आंसर राइटिंग की बात करें तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं कि बिना आंसर राइटिंग के शायद यूपीएससी क्लियर करना मुश्किल है, तो आप क्या करते हैं आंसर राइटिंग के लिए? देखिए, आंसर राइटिंग के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आपकी डेली प्रैक्टिस हो, और चूँकि मेरे साथ एक अच्छी बात रही है कि मेरी ग्रेजुएशन जो रही है वो हिस्ट्री ऑनर्स में रही है, तो मुझे वहाँ पे आंसर सीखने का बहुत मौका मिला है। लेकिन यूपीएससी में तैयारी के दौरान मैंने अपनी आंसर राइटिंग को लगातार जारी रखा है, और मैं लगभग, आप क्या कर सकते हैं कि आप मार्केट से टेस्ट सीरीज़ लाके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जिस विषय को तैयार कर रहे हैं, मान लीजिए आप हिस्ट्री विषय को तैयार कर रहे हैं, तो आप उस विषय से आए हुए जुड़े हुए सभी प्रश्नों को ले सकते हैं, खुद से उनकी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों को या आपका कोई मेंटोर है, आप उनको दिखा के उससे चेक करा सकते हैं उस कंटेंट को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसकी प्रेजेंटेशन कितनी ज़्यादा अच्छी हम कर सकते हैं फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करके। उसमें आप डायग्राम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस तरीके से अपनी आंसर राइटिंग को अच्छा कर सकते हैं। आंसर राइटिंग में सबसे ज़रूरी ये है कि एक तो आप उसमें कंसिस्टेंसी रखें, लगातार रखें। आप उसमें ऐसा ना रखें कि आपने कुछ दिन की और फिर नहीं की। और दूसरी चीज़, उसको आप फीडबैक लेते रहें जो आपके सीनियर्स हैं या जो आपको गाइड कर रहे हैं, जिससे कि आपकी लगातार आंसर राइटिंग की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती जाए। जी, तो जैसे कि आप भैया आप क्या आपने मीडियम क्या चूज़ किया अपना? मेरा माध्यम हिंदी है। हिंदी माध्यम है। तो बात करें जैसे कि यूपीएससी का जो प्रोसेस है काफ़ी लंबा माना जाता है, बहुत साल लग जाते हैं इसके। तो पढ़ते पढ़ते कभी कभी ये लगता है कि डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमसे हो नहीं रहा, तो आप अपने मोटिवेशन के लिए क्या करते हैं? देखिए, मोटिवेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, और बहुत सारी किताबें भी मुझे पढ़ना पसंद है। जैसे मैंने आपको किताब भी दिखाई थी ओशो की, वो भी मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। बाकी देखिए, दुनिया की तो एक ही रीत है, उस पर मैं आपको एक शेर सुना सकता हूँ। वो ये है कि ताल्लुक़ कौन रखता है किसी नाकाम से, लेकिन ताल्लुक़
कौन रखता है किसी नाकाम से, लेकिन मिले जो कामयाबी सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं। जी मेरी खूबी पे रहते हैं यहाँ अहले ज़ुबां खामोश, जी और मेरे ऐबों पे चर्चा हो तो गूंगे बोल पड़ते हैं। तो ये यथास्थितिवादी है। और बाकी मुझे शेर पढ़ना, शायरी पढ़ना, इसके अलावा मेरा जो शौक़ है, जब जब मुझे मौका मिलता है, जैसे परीक्षाएं होती हैं तो ट्रैवलिंग का मुझे बहुत शौक़ है। तो चूँकि उत्तराखंड दिल्ली के पास में है, हिमाचल दिल्ली के पास में है, तो वहाँ पे आप आउटिंग कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ जा सकते हैं। तो तैयारी के दौरान आपको सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान रखनी है, आपको इंसान होकर तैयारी करनी है, मशीन बन के तैयारी नहीं करनी है। किसी भी आदर्शवादी आपको टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर लेना है। कोई क्रांतिकारी टाइम टेबल आप बना लें, दीवार पर उसको चिपका दें और आप उसको एकदम कसम खा के बैठें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। आप इंसान रह के तैयारी करें, बहुत सहज रूप से तैयारी करें, लगातार कंसिस्टेंसी, लगातार नियत, पंचुअलिटी के साथ तैयारी करें। और जब आपको मौका मिले तब आप संगीत सुनें, जब आपको मौका मिले तब आपको अपने पसंदीदा काम करें, जब आपको मौका मिले तब आप आउटिंग करें। और इस तरीके से आप तैयारी करेंगे, क्योंकि आपने खुद बोला कि एक बहुत लंबी तैयारी है, और लंबी तैयारी में आपका उत्साह कम हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका उत्साह एक लंबे समय तक ऊंचाई पर रहे। तो आपको जो चीज़ें रिफ़्रेशिंग लगती हैं, रिफ़्रेश करती हैं, उन पे बहुत ध्यान दें और एकदम सहज भाव से, बहुत ही आराम से इस तैयारी को एंजॉय करते हुए तैयारी करें। अगर आप इसको तैयारी मान के तैयारी करेंगे तो एक समय आपके ऊपर बहुत बोझ आ जाएगा। आपको बस लगना पड़ेगा कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इस तैयारी को मैं अच्छे तरीके से करूँ, तो आपको एक एंजॉय के साथ इस तैयारी को लेके चलना चाहिए। इस प्रोसेस को आपको एंजॉय करना पड़ेगा। जी। तो भैया जो नए स्टूडेंट है, जो अभी हाल मतलब यूपीएससी की फील्ड में आना चाहते हैं, यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो क्या मैसेज देंगे आप उनको? देखिए, उनके लिए भी मेरे दिमाग में एक शेर आ रहा है। जी। तो वो जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं, मेरे दोस्त भी हैं जो जिनसे मेरी बात होती है, मेरे घर पे भी कुछ लोग हैं, वो जब पूछते हैं कि भैया तैयारी हमें करनी है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखें, वो बहुत डरते हैं इस फील्ड में आने से पहले, क्योंकि इसमें अनसर्टिनिटी बहुत है। एक तो सफलता की निश्चितता बिल्कुल नहीं है। दूसरा क्या है कि उनके मन में ये भी भय रहता है कि अच्छी गाइडेंस मिलेगा, अच्छी मेंटरशिप नहीं मिलेगी, या फिर सफल नहीं हुए तो क्या होगा। तो मैं उनके लिए, एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि उनके हौसला अफजाई के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि एक शेर है उर्दू का, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। वो ये है कि तुंदी बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाव, तुंदी बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाव, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मतलब जो उकाव है बाज, यानी प्रचंड हवाएं जो तेज़ चलती हैं, जो बाज है, तो बाज उन प्रचंड तेज़ तूफानों से नहीं घबराता है, वो उनसे भी ऊंचा उड़ जाता है आसमान में। तो आसमान में वर्षा, तेज़ तूफान नीचे रहते हैं, वो उनसे ऊपर उठ के तैयारी करता है। तो इसलिए अगर आप इस क्षेत्र में घुस रहे हैं, तो आप इस जो विपत्तियाँ हैं, छोटे मोटे संघर्ष हैं, उनसे आप मत घबराइए। आप ये मान के चलिए, सकारात्मक तरीके से चलिए। आप सोचिए कि मैं मेहनत करूँगा, अनुशासित रहूँगा, तो कम से कम मैं अपने हिस्से से ईमानदारी बरत दूँ। और सफलताएं तो दो पहलू हैं। सफलता मिले तो उसको भी उत्सव की तरह मनाइए, और असफलता मिले तो उसको भी सहर्ष स्वीकारिए। ये रीत है। जीवन सबसे बड़ी चीज़ है बजाय कि एक परीक्षा के। और बाकी एक ये बात कि जो लोग सोचते हैं कि असफल हो गए, असफलता तो कुछ नहीं होता है। तो उसमें ये है कि ज़िंदगी में क्यों डरे, क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। थैंक यू।